जब भी वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है, इंडिया की रैंकिंग आपको काफी डाउन मिलती है। पर अगर रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज की बात करें तो वहां पे इंडिया का आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, इंडीड कर रहे हैं। देन पड़ोसी दैट इज चाइना, चाइना का भी एग्जांपल आएगा। फिर आप केस स्टडी पढ़ते हो तो इंडिया और चाइना को कंपेयर कर लेते हो कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे चाइना आगे निकल गया है। तो वैसे ही आज का आर्टिकल है, दैट इज कैन इंडिया ट्रांसफॉर्म इट्स बैटरी वेस्ट। अब बैटरी के अंदर आपने एक कॉमन मिनरल सुना होगा विच इज लिथियम। कोबाल्ट है, निकल है। पर लिथियम जब भी बात आती है तो आप सीधे पहुंचते हो साउथ अमेरिका। क्यों? वहां पे है लिथियम ट्रायंगल, ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। वहां पे इतना ज्यादा लिथियम अवेलेबल है। इंडिया ने तभी तो जब 5 नेशन विजिट करी तो अर्जेंटीना के साथ यही बोला पहली बात कि अपने को चाहिए लिथियम। तो मतलब हमें लिथियम खरीदना पड़ता है। इंडिया के लिए लिथियम एक क्रिटिकल मिनरल की तरह एक्ट करता है। अब यहाँ पे कुछ सवाल रेज होते हैं कि इंडिया ने अभी अनाउंस जब करा कि जो ये बैटरी वेस्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर की कंट्रीज को बेचते हैं ताकि वो लोग रिसाइकल कर लें, अपने ऊपर कोई बर्डन ना आए। रीजन क्या है? अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जिन कंपनीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे आप देखोगे जीएसटी लगा हुआ है, सर्टेन लाइबिलिटीज हैं, गवर्नमेंट का रेगुलेशन है। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो आपकी जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हो जिनके जरिए आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, पहले उनको अंडरस्टैंड करो। तो इंडिया ने कहा कि जो हमारा ब्लैक मास है, अब ये ब्लैक मास क्या होता है? आपके पास मान लो ये बैटरी है, बैटरी किसकी बनी है? लिथियम आयन बैटरी। एंड लिथियम को आपने क्या किया, जो इसकी एनकेसिंग थी, जो बाहर का कवर था, उसको डिसमेंटल करा, इसका बिल्कुल आपने पाउडर फॉर्म कन्वर्ट कर दिया। और जब पाउडर बनाया तो कुछ आपको वो इस तरह से दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं ब्लैक मास। तो मतलब आपने लिथियम आयन बैटरीज का जब कन्वर्जन कर दिया इनटू अ पाउडर फॉर्म, उसी को बोल दिया आपने ब्लैक मास। तो इंडिया ने अनाउंस करा कि ये जो हमारा ब्लैक मास है इसको हम हजार्डोस वेस्ट की कैटेगरी में डाल रहे हैं और इसका जो एक्सपोर्ट है उसको अब हम बंद करेंगे। क्यों बंद करा? बिकॉज ये जो आपको ब्लैक मास मिलेगा इसके अंदर बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स मिलेंगे। वो लिथियम हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है। ये सारी चीजें आपको इस ब्लैक मास में मिलेंगी। अब सोचो, एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन मार्क रेज होगा, दैट इज ऑन एक्सट्रैक्शन, कि आप इस ब्लैक मास से जब लिथियम को एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको बड़ी मशीनरी चाहिए होगी, मैकेनिज्म आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मार्क इसी पे रेज होता है कि अनाउंस तो हमने कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, बिकॉज हमारे पास 30 ऐसे मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। हमें चाहिए भी, हमारे पास हैं भी नहीं, हमें खरीदने पड़ेंगे, सप्लाई का रिस्क हमेशा बना रहेगा और आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, यानी कि इकोनॉमी के पर्पज से अपने को वो चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो यही डेफिनेशन होती है आपके क्रिटिकल मिनरल्स की, ऐसे मिनरल्स जो आपके पास है नहीं और आपको चाहिए भी हैं, आपको वो खरीदने पड़ेंगे यानी कि इंपोर्ट करना पड़ेगा, और आपको इकोनॉमी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है पर सप्लाई का रिस्क हमेशा बना रहेगा। किसी कंट्री ने अगर आपको देने से मना कर दिया, आपकी तो ग्रोथ रुक जाएगी। लिथियम के रिजर्व रियासी डिस्ट्रिक्ट में निकलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पर हम उनको यूज नहीं कर पाए। बहुत बार मैंने आपको रीजंस बताए हैं। तो हुआ क्या, ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक मिनरल को डिसाइड करते हैं कि कौन सा मिनरल किसी कंट्री के लिए क्रिटिकल मिनरल बनेगा। अब ये ब्लैक मास क्या होता है? तो फाइन ब्लैक कलर का पाउडर आपको मिलेगा जिसे लिथियम आयन बैटरी को जब रिसाइकल करा जाता है तब बनाया जाता है। ठीक है, उसको क्रश कर दिया आपने पूरी तरह से तो आपको ऐसी पाउडर फॉर्म मिलेगी। और हाई वैल्यू क्रिटिकल मिनरल्स इसमें मिलेंगे, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, निकल है। और ये सारी मेटल्स, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पे आप यूज करोगे? ऑब्वियस ही बात है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए दोबारा से बैटरीज बनेंगी, वहां पे इन सारी मेटल्स को, एलिमेंट्स को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें आपने अचीव करना है बाय द एंड ऑफ 2030। अब नाम में लिखा हुआ है सस्टेनेबल, मतलब जो रिसोर्सेज आज के टाइम पे आप यूज कर रहे हो, प्रेजेंट जनरेशन जो यूज कर रही है, वही रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए। क्योंकि हर एक चीज अर्थ के ऊपर लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है पर पॉपुलेशन आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो एसडीजी नंबर 7 की जैसे बात करें तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है। और अगर हम हैवीली कोल को ही यूज करेंगे, इंडिया इवन फर्स्ट रैंक पे भी आपने सुना होगा कि हमने 1 बिलियन तक का ये टारगेट अचीव कर लिया था, कोल का ही यूज करे जा रहे हैं। तो एनर्जी के सेक्टर में तो वो पॉजिटिव नोट पे है, पर एनवायरमेंट का क्या? एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसेस का एमिशन हो रहा है। अब जब भी कोल बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मैनी मोर गैसेस एमिट कर रही हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग में लीड कर रही हैं।
बेशक ट्रंप कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, पेरिस एग्रीमेंट से एब्सटेन कर लेते हैं, पर क्लाइमेट चेंज दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे हम एसडीजी 7 के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करें। अभी बताऊंगी लास्ट में आपको 2030 तक के हमारे क्या क्या टारगेट्स हैं। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ऑब्वियसली हमारी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करना शुरू करेगी, लोगों को काम मिलेगा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी के साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए तो कर रहे हैं सारी चीजें, एसडीजी नंबर 13 आपका इंश्योर होगा। और कंट्रीज के साथ जब हम पार्टनरशिप करते हैं, दैट इज एसडीजी नंबर 17, कि इन गोल्स को अगर आपको अचीव करने में दिक्कत आ रही है तो आप दूसरी कंट्रीज की भी हेल्प ले सकते हो। जैसे लिथियम अपने पास नहीं है तो हम अर्जेंटीना को बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोल देते हैं कि हमें लिथियम की सप्लाई कर देना। सेम कोबाल्ट नहीं है तो कॉन्गो को बोल देते हैं कि हमें जो कोबाल्ट है उसकी सप्लाई कर दो। एसडीजी नंबर 9, ऑब्वियस ये बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बात कर रहे हैं, तो एसडीजी नंबर 9 में इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपने मशीनरी बनानी है तो उसमें इनोवेशन भी तो लगेगी, इंडस्ट्री सेटअप भी तो करना पड़ेगा, आपका एसडीजी नंबर 9 एंश्योर हो जाएगा। और सिमिलरली एसडीजी नंबर 11, यहाँ पे लिखा है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। जब भी कोई इन मिनरल्स की माइनिंग करी जाती है तो जो वहां पे पब्लिक रह रही है उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको एसडीजी नंबर 11 को भी एंश्योर करना है। और 12 नंबर बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रोडक्शन करनी है हर चीज की, और रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजप्शन करनी है, जो आपको कहीं भी एंश्योर होता हुआ नहीं दिखेगा। सारे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जिस मर्जी कंट्री में चले जाओ। ये तो हुआ बेस जो आप अपने आंसर में लिख सकते थे। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया अपना जो ये ब्लैक मास होता है या फिर जो बैटरी होती है, कई बार पूरी की पूरी रॉ फॉर्म में भी बाहर बेच देता है, क्या उसके पीछे के रीजन है? और चाइना क्यों आगे निकल गया अपनी रिसाइकलिंग की कैटेगरी में, जबकि चाइना भी डेवलपिंग है, इंडिया भी डेवलपिंग है, पर चाइना डेवलप्ड कंट्रीज की रेस में आ चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना रिसाइकलिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हेविली डेवलप करा है। उस केस स्टडी को बाद में बताती हूँ, सबसे पहले देखो कि क्यों हम एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 रीजन इज लैक ऑफ एडवांस्ड रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला और फॉरमोस्ट रीजन यही है, अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज भी आप देखोगे जब सेग्रीगेशन करी जाती है तो रैग पिकर्स ही आए होते हैं। इवन जो डस्टबिन लगाए थे कि ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर पे आप देखते हो हैजार्डोस वेस्ट लिखा होता है, पर कितने ही लोग हजार्डोस वेस्ट को एक्चुअल में उस ब्लैक कलर के डस्टबिन में ऐड करते हैं। तो जो रैग पिकर्स होते हैं वही यहाँ पे सेपरेशन कर रहे होते हैं। बाकी आपने कबाड़ी वगैरह देखे होंगे तो वही इन सारी चीजों को सेपरेट करते हैं। तो वहां पे जो वर्क रहेगा दैट इज मैनुअल, कोई प्रोटेक्टिव गियर्स यूज नहीं होते, सेफ्टी गियर्स नहीं यूज होते। आज भी आपको मैनुअल स्क्वेंजिंग के केसेस मिलते हैं। तो ये तो अभी बहुत दूर की बात है कि रिसाइकलर्स जो होते हैं उनको कोई सेफ्टी गियर प्रोवाइड करा जाए। तो पहला रीजन आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास नहीं है। बेशक हमारे पास इतनी ज्यादा बैटरी है, कितने लोग फोन, मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, कहीं तो एक साल में ही 4-4 बदल भी लेते हैं। जब वो फोन पूरा वेस्ट हो जाता है, बैटरी का कोई यूसेज नहीं बचता, तो वो लिथियम तो यूज करा जा सकता था ना। तो वो लिथियम का जो एक्सट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी थी वो अपने पास थी नहीं, फैसिलिटी नहीं थी। तो प्रिमिटिव स्टेज पे चल रहे हैं अभी। प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल मैनुअल वर्क जहां पे आपको दिखाई देगा। एंड सेमी मैकेनाइज्ड प्रोसेस, बेशक आप डिसमेंटलिंग यानी कि जब वो उस बैटरी को तोड़ोगे उसके लिए थोड़ी बहुत मशीन्स का यूज कर लोगे, ठीक है, क्रशर वगैरह का यूज कर लोगे, तो सेमी मैकेनाइज्ड है। आधा मैनुअल मिलेगा और आधा मशीनरी के साथ आप देखोगे। अगला जो रीजन आता है दैट इज हाई कॉस्ट ऑफ लोकल प्रोसेसिंग। अगर आपको इंडिया के अंदर प्रोसेसिंग करनी है, रिसाइकलिंग करनी है, जो 3R आप बार बार पढ़ते हो दैट इज रीयूज, ठीक है, जो भी चीज बनाई है उसको रीयूज करें, बनाए ही ऐसे कि रीयूज हो जाए, रिड्यूस। एसडीजी नंबर 12 की रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रोडक्शन करो और कंजप्शन भी आपकी रिस्पॉन्सिबल ही होगी। एंड देन आता है रिसाइकल, जो लास्ट स्टेप होता है इसका दैट इज रिसाइकल। रिड्यूस की जगह पे रीपर्पज भी लिखा हो सकता है, तो ये दोनों ही ठीक है, आप 3Rs लिख सकते हो। अब देखो, जब भी इन बैटरीज की वेस्ट को मैनेज किया जाता है यानी कि रिसाइकल करा जाता है, तो वहां पे एक प्रोसेस यूज होती है स्मेल्टिंग। अभी मैंने आपको ब्लैक मास दिखाया, उसी के अंदर लिथियम भी है, उसी के अंदर कोबाल्ट भी है, ग्रेफाइट भी है एंड मैनी मोर थिंग्स। उसी में वेस्ट भी आपको मिलेगा। अब जब केसिंग होगी उसके अंदर हैवी मेटल्स भी तो यूज हुए होंगे, तो उसमें वेस्ट भी आपको मिलेगा। तो एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि ये जो ग्रुप ऑफ मिनरल है, या फिर और आप सीधा वर्ड यूज कर लें, और से आप क्या करोगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे। मेटल तो एक्सट्रैक्ट कर दिया, मान लो लिथियम के साथ थोड़ा बहुत कोबाल्ट भी अभी टच में ही था, तो उस कोबाल्ट को आप जब लिथियम से सेपरेट करोगे तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं रिफाइनिंग। स्मेल्टिंग का मतलब हुआ जब आपने ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करा, मेटल को आपने साफ कर दिया और बिल्कुल प्योर मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करा तो उसे बोलते हैं रिफाइनिंग। इसी की कैटेगरी में दो एग्जाम्पल आते हैं, वन इज हाइड्रोमेटलर्जी और दूसरा है पायरोमेटलर्जी।
हाइड्रोमेटलर्जी में भी स्मेल्टिंग ही करी जाती है, वहां पे आप केमिकल एजेंट्स का यूज करते हो ताकि प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करी जा सके। अभी और डिटेल में बताऊंगी आगे। एंड पायरोमेटलर्जी का मतलब है, पायरो मतलब टेम्परेचर की बात हुई है, यानी कि हीट का यूज करोगे ताकि ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जा सके। ये बहुत ज्यादा महंगी मशीनरी है, अपने को हाई कॉस्ट आती है, तो कोई इसको यूज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी लेनी पड़ती हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कुछ और आती हैं, और जो क्लैरिफिकेशन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज्यादा होता है, बेशक स्ट्रिंजेंट है, ठीक है, स्ट्रिंजेंट एप्लीकेशन है, फिर इलीगल तरीके से चीजें यूज होने लगती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो जितनी भी वेस्ट हैंडलिंग जोन्स हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या किया जाता है, एक जगह देखी जाएगी कि वहां पे जगह तो नहीं पड़ी है खाली, जैसे ही वो खाली जगह मिलेगी फिर आप क्या करोगे, उस वेस्ट को, ई वेस्ट जिसे बोलते हो, बैटरी भी तो ई वेस्ट में ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, उन्हें डंप करना शुरू कर दोगे। अब जब डंप कर दिया बहुत सारे टाइम तक, वहां पे कभी हवाएं चलेंगी, कभी बारिश होगी, कभी टेम्परेचर बहुत हाई होगा, कभी टेम्परेचर लो होगा। इन शॉर्ट क्लाइमेट में चेंजेस आते रहेंगे, क्लाइमेट नहीं बोलेंगे, वेदर चेंजेस होते रहेंगे, क्योंकि क्लाइमेट हम डेकेड्स के बेसिस पे देखते हैं, तो वेदर और क्लाइमेट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अब हुआ क्या, जब आपने ये बैटरी एंड ऑल ये सारी चीजें जमीन पे फेंकी हुई थी, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, जो आपकी जमीन है वहां पे जब पानी वगैरह के कांटेक्ट में ये ई वेस्ट आया, तो सारी चीजें जमीन के अंदर जाना शुरू कर देती हैं। जैसे हैवी मेटल मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी अंदर जाना शुरू कर देगा, और अंदर क्या होता है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, एक्यूफर्स बने होते हैं जिनके अंदर कैपिलरी की फॉर्म में वाटर स्टोर होता है, वही तो फिर बाद में जाके ग्राउंड वाटर की जो प्रोडक्शन है उसको कर रहा है। पर हुआ क्या, अब पानी की जगह साथ में क्या जा रहा है, मर्क्यूरी जा रहा है, लेड जा रहा है, हैवी मेटल्स जा रही हैं, तो इससे हुआ क्या, जो ग्राउंड वाटर था वो भी डिप्लीट करेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि जिस पहाड़ी के पास में आपने लैंड फिलिंग करी थी वहां जैसे ही ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होएगा, नो, वो पानी तो फ्लो कर रहा है ना जमीन के नीचे भी, तो आगे भी डिप्लीशन होगा। तो लीचिंग हो सकती है। लीचिंग का आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर है, लीचिंग आप बहुत सारी जगहों पे पढ़ते हो, पर इसका जो ब्रॉड मीनिंग होता है कि आपने कोई भी वेस्ट फेंका और वो सारा कहाँ जा रहा है, ग्राउंड के अंदर जा रहा है, ठीक है, सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर आपने जला दिया इसे तो टॉक्सिक फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगी, अगेन हैवी मेटल, मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, ये सारी कैडमियम जैसी मेटल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। देन आते हैं स्ट्रॉन्गर सर्कुलर इकोसिस्टम, जो मैंने 3R आपको बताया, रिड्यूस, रिड्यूस एंड रिसाइकल, वो ठीक से इंप्लीमेंट ही नहीं है इंडिया के अंदर। पर अगर आप कुछ कंट्रीज जैसे बेल्जियम देखोगे, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना, इनके अंदर देखोगे तो इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा हैवीली इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। देन लिमिटेड फॉर्मल कैपेसिटी एंड रूडिमेंट्री मेथड, आपको जब भी ऐसे कबाड़ में वर्ड यूज करूं तो कुछ ऐसी जगह दिखाई देती होगी। अब इस फोटो को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो नीचे लिक्विड मटेरियल गिरा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो कुछ चीजें सॉइल में एब्सॉर्ब होंगी, कुछ इवेपोरेट होंगी, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो इंडीड होगा ही, दोनों ही बेसिस पे होगा। तो टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटी है वो हमारी अभी भी रूडिमेंट्री है, पुरानी चल रही है, कोई चीजें यहाँ पे इंप्रूव नहीं हुई है। देन आते हैं डोमिनेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। 90% जो ये कलेक्शन करते हैं इस वेस्ट की, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट का चेक नहीं है, उनके लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है। वैसे भी गवर्नमेंट अगर उसको फॉर्मलाइज भी करेगी, जो कि करना भी चाहिए ताकि अपने को चेक रहे कि कहाँ पे कितना वेस्ट कलेक्ट हुआ है, पर वहां पे फिर क्लियरेंसेस का दिक्कत रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन का दिक्कत रहेगा, और टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे, तो लोग दोबारा से एब्सटेन करने की ट्राई करते हैं कि इलीगल मेथड ही सही था, वहां पे भी दिक्कतें रहती हैं। एसिड लीचिंग जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, मैंने आपको बता दिया ये। रिस्क टू वेस्ट वर्कर्स, अब जो लोग इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, मैनुअली काम करते हैं, कई बार लोगों की डेथ भी होती है क्योंकि हैवी मेटल्स बॉडी में चले गए होते हैं, कई बार डिसमेंटली के टाइम पे भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी अभी भी रूडिमेंट्री ही चल रही है, उस वजह से भी डेथ देखने को मिलती है। एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट जो फॉर्मल सेक्टर है, मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अंडर है, उन्हें डर रहता है कि लॉस नहीं होना चाहिए अपना, उस क्योंकि एक्सट्रैक्शन टफ है ना, आपने देखा हाइड्रोमेटोलर्जी और पायरोमेटोलर्जी, तो उसके इसमें एक्सट्रैक्शन टफ होती है। इसी वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 2-3 बार सोचते हैं, जबकि जो फ्यूचर है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ही है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एंड लॉजिस्टिकल बैरियर्स। लॉजिस्टिकल का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, अगेन इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास नहीं है। जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, यूएस का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे इंडिया में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड है, रैक पिकर्स आएंगे, आपको आवाज लगाएंगे, डस्टबिन आपका बाहर ले जाएंगे, फेंकेंगे, दोबारा से आपको वापस कर देंगे। अब जिन्होंने तो घर में 2 डस्टबिन लगाए हैं,
जैसे एक जो डस्टबिन रहेगा वो ड्राई वेस्ट के लिए है और जो अंदर होगा वहां पे आप किचन वगैरह का सामान फेंक देते हो, तो वो तो ठीक है, वहां पे उस रैग पिकर को सेपरेशन नहीं करनी पड़ी। पर फॉरेन कंट्रीज में अगर जाओगे तो वहां पे रैग पिकर नहीं आते, वहां पे एक पूरी ट्रक वगैरह आते हैं और वहां से रोबोटिक आर्म बाहर निकलती है, डस्टबिन को उठाते हैं और खुद में डाल लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपके देख रहे हो मैकेनाइज्ड हो चुकी हैं चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इन सारी चीजों का इंटीग्रेशन करके ये चीजें ऑटोमेटाइज कर दी हैं। तो इससे क्या हुआ, जो इंसान की डेथ हो सकती थी इन चीजों को टैकल करते हुए, उस चीज से रोक लिया, ठीक है। तो ये डेवलप कंट्री का आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो। तो जो कलेक्शन मैकेनिज्म है वो इंडिया के अंदर आपको लिमिटेड मिलेगा। ये आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस दिखाई है, जैसे हाइड्रोमेटलर्जी बताई ना मैंने, कि ये आपके पास ब्लैक मास आ गया, इससे आपने एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे लिथियम दिखाया है, गोल्ड दिखाया है, मैं लिथियम इसको लिख रही हूँ, जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करा गया है। यहाँ पे आप क्या करोगे, केमिकल डालोगे, थोड़े टाइम के लिए उसको रखोगे, आपके पास प्योर मेटल निकल के आ जाएगी या प्योर एलिमेंट निकल के आ जाएगा। ये कुछ केस स्टडीज हैं, अगर आप मेंस में लिखते हो तो काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे बेल्जियम ने अपनी हाइड्रोमेटलर्जिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव कर दिया है। साउथ कोरिया देखोगे, कोबाल्ट एंड निकल की रिसाइकलिंग बहुत हैवी टाइम से कर रहे हैं, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं। देन आता है जर्मनी, जर्मनी में भी क्या किया हुआ है, जो मेटल्स हैं उनको रिकवर करना शुरू कर दिया हुआ है, जितना भी वेस्ट जनरेट होता है। चाइना लार्जेस्ट प्रोसेसर जो बैटरी मटेरियल का है, पूरे ग्लोबली आप देखोगे डेवलप कंट्रीज भी इनके पास रिसाइकलिंग के लिए भेज रही है, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने अपना डेवलप कर दिया है। देन जापान, अब चाइना में ऐसा भी नहीं है कि सारा ही आप ऑटोमेटाइज कर रहे हो, नो, यहाँ पे लेबर भी आपको मिलेगी, ठीक है। देन जापान आ गया, टेक ड्रिवन है और यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि रिसाइकलिंग में इमर्ज कर रही हैं। तो इन कंट्रीज के आप एग्जाम्पल अपने आंसर में भी लिख सकते हो। अब देखो, जब आपने बोल दिया कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप बाहर बेच रहे हो ताकि करना ही ना पड़े अपने को रिसाइकल, आपने बाहर बेच दिया। और जब आप बाहर बेचते हो ना, आप सस्ते में बिक जाते हो, ठीक है, उतना आपको फायदा अपनी कंट्री के अंदर हो सकता था। उस वेस्ट से आप इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स को जनरेट कर सकते थे, उससे आपका फायदा बेशक 3 गुना हो सकता था, पर आपने वहां पे लापरवाही शो करी। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बोला छोड़ो, बाहर बेच देते हैं, कर तो रहे हैं वो रिसाइकलिंग, अपनी को जरूरत नहीं है। पर जब आप इस चीज को लोकलाइज करोगे तो आप आत्मनिर्भरता की तरफ भी जाओगे, और आप सारी जगह पे बोलते हो बार बार कि सेल्फ रिलायंट भारत है, ठीक है। आप मतलब हम मैं सब आ जाएंगे इसमें। मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए आप वर्ड यूज कर रही हूँ। तो मतलब ये हमारे लिए जो बैटरी वेस्ट है एक तरह से स्ट्रेटेजिक एसेट है। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन के इंडिया के लिए। सबसे पहले हमें बाहर नहीं बेचनी पड़ेंगी चीजें, अपनी ही कंट्री के अंदर रिसाइकलिंग होंगी। और मोनोपोली कहाँ पे जनरेट हो रही है, सारी की सारी चाइना। इवन डेवलप कंट्रीज भी प्रोसेसिंग के लिए चाइना के पास चीजों को भेज रही है। तो इंडीड बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी में आप चाइना को अगर ना एग्जाम्पलीफाई करें तो वो गलत बात होगी, इंडीड है। सर्कुलर इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव 3R के ऊपर फोकस करना है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, रिपर्पस भी लिखा हो सकता है जैसे यहाँ पे लिखा है। इकोनॉमिक गेन्स, इंडिया का जो वेस्ट है अभी के टाइम पे अगर पैसे की फॉर्म में देखोगे तो 1.7 बिलियन डॉलर्स तक का है। अगर इंडिया के ही अंदर रिसाइकलिंग शुरू कर देते हैं तो बाय द एंड ऑफ 2035 हम यहाँ से 10 बिलियन की मार्केट, 10 बिलियन डॉलर की मार्केट जनरेट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकली भी फायदा है और 5 लाख नई जॉब्स भी जनरेट होंगी, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर है, पूरा मैकेनाइज्ड होगा नहीं, यहाँ पे लेबर भी चलेगी। तो लेबर इंड्यूस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड करोगे। फिर आते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब जब चीजों को आप ज्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ रिसाइकल करना शुरू करोगे तो जो टॉक्सिक फ्यूम्स होंगे वो नेग्लिजिबल तो नहीं बोलेंगे, 1 to 2% रहेंगे। जहां पे एमिशन 70% तक आपको मिल रहे थे, अगर 2 to 5% भी मिलते हैं तो काफी हद तक आपने रिड्यूस करा और जो एसटीजी नंबर 13 है उसको इंश्योर करने की ट्राई करी। एंड स्ट्रेटेजिक ग्रीन एसेट की तरह ये एक्ट करेगा, क्योंकि आपने अपनी ही कंट्री के अंदर इसको दोबारा से रिसाइकल करा। और फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का भी कल को एग्जाम्पल आएगा अगर यहाँ पे R&D के अंदर खर्चा सैंक्शन करा जाता है और फिर बाद में आप सुनते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा एलोकेशन करी नहीं गई पैसे की, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं हर्डल बनते हैं इंडिया की ग्रोथ में। नाउ ग्लोबल मॉडल्स की अगर बात करें, यूरोपियन यूनियन बोलता है कि 45% जो होगी अपनी रिसाइकलिंग रहेगी, 45%, और इसको हम इंक्रीज ही करेंगे। इंडिया के अंदर आपको 5% से भी कम रिसाइकलिंग देखने को मिल रही है। यूनाइटेड स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ, एक लॉ आता है यूएस में जिसमें उन्होंने बोला कि हम पैसा दे रहे हैं कितना, $3 बिलियन, सिर्फ किस चीज के लिए, ओनली फॉर द रिसाइकलिंग।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसाइकलिंग है उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। यानी कि देखो, जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं जो इजीली गल जाती हैं उसको तो आप मैन्योर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, पर जब ऐसे ई वेस्ट आते हैं जो डिग्रेड भी नहीं करते और एनवायरमेंट में पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं, तो उस पर रिसर्च लगती है, उस पर पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, साइंटिफिक मेथड्स लगाने पड़ते हैं, तभी कुछ होता है। तो यूएस ने $3 बिलियन सिर्फ इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे दिए हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि इंडिया को भी इतना ज्यादा पैसा सैंक्शन करना चाहिए, पर जब आप साइंस की फील्ड में देखोगे तो आपको पैसा सिर्फ 0.63% ऑफ जितना भी एक्सपेंडिचर लगेगा उतना सा पैसा मिला होता है, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत कम है। और होता क्या है एट द एंड, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर, जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं, वो बाहर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाहर उनको जो पैसा है वो भी ठीक ठाक मिलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एनवायरमेंट भी मिलता है। देन आते हैं वे फॉरवर्ड, स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसने चीज को बनाया वही उसको बाद में कलेक्ट करेगा, दोबारा से उसको रिसाइकल करेगा, मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आपने ही इसको बनाया था, कैसे इसको रिसाइकल करना है वो बनाते टाइम आपको सोचना चाहिए था। चाइना भी तो यही करता है, उन्होंने ईपीआर वहां पे अनाउंस कर रखे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पे मैं रिसाइकलिंग के पर्पज से बोलूंगी अभी, बाकी ये प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है ताकि हम बाहर ज्यादा डिपेंड ना रहें, तो यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड करो। जो फॉर्मल सेक्टर आप सिर्फ 10% पढ़ रहे हो, बाकी का 90% आप इनफॉर्मल सेक्टर देख रहे हो, तो वहां पे क्या बोलो आप, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, कि आपको हम इंसेंटिव देते हैं, आप रिसाइकलिंग पे काम शुरू करो। नेक्स्ट आता है पब्लिक फंडिंग फॉर एडवांस्ड रिसाइकलिंग। पब्लिक फंडिंग हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जो हाई फाई टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सॉर्टिंग, तो उसके लिए पैसा लगेगा। एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई वेस्ट रूल 2022, बहुत ही प्यारी गाइडलाइंस हैं जिसमें बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड चीजें आपको मिलेंगी, पर इंप्लीमेंटेशन इसकी नहीं हो पाई है, जिसमें 3R का भी मेंशन करा गया है, पर हम उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाए हैं। अगेन, इफेक्टिवली क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसे, आप ऐसे मत सोचना कि सारा ही नेगेटिव बोल दिया, क्योंकि 10% और 90% रेशो में बहुत बड़ा गैप है। अगर 60:40 होता फिर भी हम ग्रोथ में बोल सकते थे, पर 60:40 का नहीं है, वो 10:90 का रेशो है। ठीक है, तो ये कंसर्न की बात है। एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव, हर चीज पे जीएसटी लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेस्ट एंड स्क्रैप पेपर और पेपर बोर्ड की जो रिसाइकलिंग मिल्स हैं, उनके ऊपर 5% का जीएसटी लग रखा है। प्लास्टिक वेस्ट एंड जो पैरिंग और स्क्रैप, मतलब चीजों को स्क्रैप कर देना, उसके ऊपर आप 18% का जीएसटी देखोगे। तो इतनी ज्यादा अगर जीएसटी की आप लिमिट लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कंपनीज इन्वेस्ट करने से कतराएंगी कि पैसा तो देना ही पड़ेगा और ऊपर से प्रॉफिट भी श्योर नहीं है। नाउ क्या क्या स्टेप्स आप आगे ले चल सकते हैं? तो सबसे पहला फोकस कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसे फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करिए। नंबर 2, स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। जो रिसाइकलर्स होते हैं कई बार खुद को दिखा देते हैं कि हम ही रिसाइकिल कर रहे हैं, हम ही ब्लैक मास में उन चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी पूरा चेक रखा जाए। वो कैसे होगा? अगर गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे शुरू करती है, उनको प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। डिग्निफाइड कंपनसेशन, यहाँ पे हमने इंसेंटिव का पॉइंट पढ़ लिया, और जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में थे अब फॉर्मल में आ चुके हैं, तो पैसा भी उनको ठीक ठाक मिलना चाहिए कलेक्शन के पर्पज से भी, और जब वो डिसमेंटल कर रहे हैं चीजों को तब भी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमने देखा अभी वीकन है, इंडिया को यहाँ पे भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, आप बाहर भेज रहे हो, बाहर वाले फायदा कमा रहे हैं, आप सस्ते में बिक जा रहे हो, वो ना हो तो डोमेस्टिक यानी कि अपनी ही कंट्री में ये चीजें डेवलप करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एट द एंड आपके पास अगर मशीनरी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। प्राइवेट कंपनीज तभी अट्रैक्ट होंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल को आप तभी सक्सेसफुल कर पाओगे जब गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देंगी और साथ में बोलेंगी कि आपके ऊपर ऐसा कोई एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं लगेगा, तो ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। अवेयरनेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन, लोगों को पता भी नहीं होता ये कितनी ज्यादा चीजें हजार्डुअस हो सकती हैं, बिना किसी सेफ्टी गियर के आप चीजों को आगे प्रमोट करे जा रहे हो, यूज करे जा रहे हो, रिसाइकिल करे जा रहे हो, तो ऐसा ना हो। तो ये सारे स्टेप्स अपने को लेने की जरूरत है। इवन 2030 तक इंडिया ने कुछ अपने टारगेट्स रखे हैं कि हमें 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी डेवलप करनी है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसिल रिसोर्सेज से ही 50% तक जनरेट करनी है। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज अगर अभी के टाइम पे आप देखें तो सोलर एंड विंड 450 गीगावाट का टारगेट लेके चले हुए हैं। वाटर और बाकी के जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं तो 50 to 70 गीगावाट तक की एनर्जी डेवलप कर रहे हैं। इवन न्यूक्लियर एनर्जी, इसके ऊपर मैं आपका सेपरेट लेक्चर लूंगी, तो 20 गीगावाट
बाय 2030 हमने डिसाइड करा हुआ है। तो ये सारे टारगेट्स फ्यूचर के हैं, 2030 के हैं। कुछ टारगेट आपको 2047 के मिलेंगे, वो सबसे बड़ा टारगेट है वैसे, जिसमें विकसित भारत, हमने खुद को डेवलप्ड नेशन बनाना है। अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं। अब चाइना की केस स्टडी यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैसे वो अपने बैटरी वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं। नंबर वन इज डिसमेंटलिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। अब देखो, जब भी आप बैटरी देखोगे तो ये जो बाहर की केसिंग होती है, आपने घर बैठे बैठे कभी कभी निकाली भी होगी, तो ये केसिंग रिमूव हो जाती है। उसके अंदर आपको पाउडर भी दिखाई दिया होगा, ग्रेफाइट जो होता है, अंदर छोटी छोटी रॉड्स भी दिखी होंगी अगर एक सेल को आपने कभी तोड़ के देखा हो। तो ये क्या करते हैं, डिसमेंटलिंग प्रॉपर करते हैं। केसिंग हो गए, जो उसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, सेल्स हैं, उन सभी को रिमूव कर देते हैं, फिर उसको ब्लैक मास में कन्वर्ट करते हैं। फिर ब्लैक मास जब बन गया तो पायरोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी जैसी प्रोसेसेस लगाते हैं, जिसका इंडिया के अंदर अभी आपको बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो पायरोमेटलर्जी में क्या करेंगे, स्मेल्टिंग ही होगी, यानी कि वो जो पूरा का पूरा ब्लैक मास बना है, इससे आप लिथियम सेपरेट कर रहे हो, इसी से कोबाल्ट सेपरेट कर रहे हो, इसी से निकल को सेपरेट कर रहे हो। तो आपने हीट बेस मेथड यूज करा स्मेल्टिंग के पर्पज से, ताकि प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जा सके। हाइड्रोमेटलर्जी अगर देखें तो यहाँ पे केमिकल लीचिंग करवाई जाएगी, यानी कि केमिकल मेथड का यूज करके केमिकल डाले जाएंगे उस ब्लैक मास के अंदर, और उससे फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अब बात तो हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी करी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की लैकिंग है, ठीक है, तभी मैंने एम्फेसाइज करा। ये क्वेश्चन इस बार के मेंस में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। और एडवांस फैसिलिटीज बनाई गई हैं स्पेशली फॉर कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, इनके लिए स्पेशल पावर जो प्लांट्स हैं वो सेटअप करे हुए हैं चाइना ने। गवर्नमेंट की रेगुलेशन अगर देखोगे तो ये बैटरी को ट्रेस करते हैं कि किसी ने अगर कलेक्ट करी है तो ये बैटरी जा कहाँ पे रही है। तो यहाँ पे ट्रेसिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है। किनकी हेल्प से, तो क्यूआर कोड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करा हुआ है, उसके ऊपर पूरा डाटा इनके पास रहता है, कौन सी बैटरी कहाँ पे है। जैसे इंडिया के केस में एक एक नोट का पता होता है आरबीआई को कि कौन सा नोट कहाँ पे है, वैसे ही चाइना के अंदर बैटरी का भी पता होता है कि कौन सी बैटरी कहाँ पे है, ट्रेसिंग के जरिए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनीज कुछ भी चीज बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूसर है, उनको पहले ही बोल दिया जाता है कि आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि कैसे इसको रिसाइकल करना है। तो प्रोड्यूसर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। एंड इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं उन लोगों को, उन कंपनीज को जो दोबारा से उन चीजों को रिसाइकल कर रहे हैं, चाहे वो बैटरी है या कोई और चीज है। बहुत सारी लीडिंग कंपनीज हैं, सीएटीएल, बीवाईडी, ये सारी कंपनीज रिसाइकलिंग पे इमर्ज कर रही हैं इन केस ऑफ चाइना। सर्कुलर सप्लाई कर रहे हैं, 3 Rs को इंश्योर कर रहे हैं। और जो वेस्ट जनरेट होता है फ्रॉम माइनिंग एंड जो जब भी माइनिंग करी जाती है, एक्सट्रैक्शन करी जाती है मिनरल्स की, उसके ऊपर भी चेक रखा जाता है कि एनवायरमेंटल रेगुलेशन के दायरे में ही काम करें, जो गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार के द्वारा। की स्टैट अगर चाइना का देखें एज ऑफ 2024, तो 2 लाख टन का जो लिथियम आयन बैटरी है, इनको ये रिसाइकल कर रहे हैं एनुअली एनुअली। और हम क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। तो यहाँ से लेसन लेने की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा लास्ट में कि नहीं मैम इंडिया को क्रिटिसाइज करा, क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की बात है। देन 60% जो रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उन्हें रीयूज करा जाता है, ठीक है। जो उनके ई स्कूटर्स चलते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, चाइना आगे निकल गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की रेस में भी, बाकी कंट्रीज पीछे हैं, चाइना दोबारा इसमें आगे निकल चुका है। और यहाँ पे जो सेकेंड लाइफ एप्लीकेशन है, मतलब दोबारा से बैटरीज को यूज किया जा रहा है। अब इंडिया के केस में क्या होगा, लिथियम अगर बाहर से खरीदेंगे तो अपने को महंगे पड़ेंगे, महंगे पड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे, बेशक उसके ऊपर बहुत सारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं, पर प्राइसेस महंगे होंगे, ठीक है। फिर लोग अवॉइड करेंगे कि काय को खरीदना है, ठीक है। वो रीजंस आ जाते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। बाकी आप अगर अमीर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जिसने सोचा कि हमें थोड़ा सस्टेनेबल तरीके से चलना है, तो वहां पे फिर से दिक्कत आ जाती है। तो इसी वजह से हमें यहाँ से लेसन्स लेने की जरूरत है। सो दैट्स ऑल। इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि बैटरी को जो बैटरी वेस्ट है उसको हम बाहर नहीं भेजेंगे, अपनी ही कंट्री के अंदर उसकी दोबारा से रिसाइकलिंग करेंगे, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है, पाइवटल स्टेप है, फोरमोस्ट स्टेप है, और पहले हो जाना चाहिए था। अब उसे इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर बूस्ट करने की प्रॉब्लम जो थी उसे टैकल करना पड़ेगा। और यूथ की अपने कंट्री में कमी नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट हो सकती है अगर आप प्रॉपर पैसा सैंक्शन करते हो। सो दैट्स ऑल।